हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 75 एमसीक्यू थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स या प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स विषय में ये एक टॉपिक होता है, चैप्टर होता है थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें लाभ की जो सिद्धांत हैं वो दिए गए हैं। तो 8-9 थ्योरीज हम यहाँ पे इसमें देखेंगे, जिसके एमसीक्यूज हमने यहाँ पर बनाए हैं, क्योंकि काफ़ी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अब एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर हमने 75 क्वेश्चंस देखे हैं जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हैं। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों ही को ही इससे फ़ायदा होगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम डेफिनीशंस देख लेते हैं। 3-4 डेफिनीशंस दी गई हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये डेफिनेशन दी गई है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द एंटरप्रेन्योर और इट इज अ पेमेंट ऑफ रिस्क, अनसर्टेनिटीज एंड इनोवेशंस। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? ये लाभ उद्यमी के लिए पुरस्कार है। लाभ जो होता है, प्रॉफिट होता है, जो उद्यमी होता है, जो बिजनेस चलाता है, उसके लिए एक पुरस्कार है वो, क्योंकि वो फायदा कमाता है। या हम ये कह सकते हैं कि वो जोखिमों, अनिश्चितताओं और नवाचारों का भुगतान है, क्योंकि वो जोखिम भी उठाता है, अनिश्चितता रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है, नए नए इनोवेशंस करते हैं। तो ये कथन जो है ये प्रोफेसर शुम्पीटर ने दिया था। तो ये इसका डेफिनेशन जो दी गई है ये प्रोफेसर शुम्पीटर ने दी गई है। तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉफिट इज द रेंट ऑफ एबिलिटी। लाभ योग्यता का लगान है। ये लगान लिखा हुआ है, लगान है। यह कथन दिया है प्रोफेसर F.A. वॉकर ने। क्योंकि जैसे रेंट होता है, किराया मिलता है, अच्छी जमीन का ज़्यादा मिलता है, उसी तरह से जो उद्यमी होता है, जो अच्छा उद्यमी होगा, जो मेहनती उद्यमी होगा, उसको लाभ ज़्यादा मिलेगा। जो कम मेहनती होगा उसे लाभ कम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है, डेफिनेशन है, लाभ योग्यता का लगान इस गतिशील संसार में, जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है हमारा, में मानव के उत्पादक कार्यों में अनिश्चितता तत्व एक चौथी श्रेणी का त्याग उत्पन्न करता है। यह श्रेणी जोखिम उठाने या सहन करने की है। इसको लाभ के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। ये भी वही वाली बात है, प्रोफेसर F.A. वॉकर ने ये डेफिनेशन दी है। तो ये क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क होता है, तो जो भी इसको बेयर करता है उसको जो फायदा मिलेगा इस काम के लिए वो प्रॉफिट होता है। क्योंकि आप ज्यादा रिस्क बेयर करेंगे, ज्यादा रिस्क लेंगे, तो प्रॉफिट भी आपको ज्यादा होगा। थोड़ा सा प्रॉफिट के बारे में देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। एक होता है हमारा सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का देखिए क्या फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट आप सब जानते ही हैं कि जितना हम बिक्री करते हैं, कोई सामान बेच रहे हैं, और उसकी लागत कितनी आई है। मान लीजिए हमने हमारे कोई सामान हमने बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई उत्पाद हमने बनाया, और उसकी लागत है 10 रुपए। 10 रुपए उसे बनाने में खर्चा आया, और वो हमने बेच दिया 13 रुपए का। तो 13 रुपए में 13 रुपीज का हमने बेच दिया, तो 10 रुपए की लागत आई, 13 रुपए का हमने बेच दिया, तो 3 रुपए का फायदा हो गया। तो रेवेन्यू जो होता है हमारा, जो सेल्स है, उसमें से खर्चे माइनस कर देते हैं तो वो लाभ निकल आता है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है। देखिए, इसमें टोटल रेवेन्यू में से हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो स्पष्ट लागत होती है, जैसे मटेरियल लगा है, लेबर लगी है, बाकी खर्चे लगे हैं, तो वो सब खर्चे माइनस कर दीजिए, रेवेन्यू जो मिला बिक्री में से, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाया जाता है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं जो स्पष्ट लागत होती है, जो हमें दिख रही है, कि जो हमने लेबर को मजदूरी दी, बैंक से लोन लिया, उसका ब्याज दिया, कोई चीज उधार ले रखी है, जमीन किराए पे ले रखी है तो किराया दिया, फैक्ट्री हमने किराए पे ले रखी तो किराया दिया, सबकी मजदूरी दी, वेतन दिया, तो ये सब खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहा करते हैं। तो इसका आंसर हो गया ए। नेट प्रॉफिट जो होता है, इसके बाद उसमें हम देखिए और क्या घटाते हैं। इसका आंसर देखिए डी है, बोथ बी और सी, यानी कि बी और सी आंसर हो सकता है। सी में देखें, ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने पिछले पार्ट में निकाला, उसमें अब हम माइनस कर देते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट होते हैं जो निहित लागत होते हैं। देखिए, एक तो लागत हमें दिख रही है, स्पष्ट लागत है। इसका आंसर देखिए आप, बी आंसर भी सही है इसका। टोटल रेवेन्यू से एक्सप्लिसिट कॉस्ट घटाई, यानी स्पष्ट लागत घटाई हमने,
स्पष्ट लागत जैसे मैंने बता दिया, मजदूरी हमने दी, किराया दिया, ब्याज दिया और छोटे मोटे बहुत सारे ऑफिस के खर्चे होते हैं, फैक्ट्री के खर्चे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम और क्या घटा रहे हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट, निहित लागत। निहित लागत क्या होती है, जैसे कि अब देखिए जो एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, वो भी काम कर रहा है उसमें, तो वो तो अपना वेतन ले नहीं रहा, वो तो भी मालिक है तो वो वेतन नहीं ले रहा। या उसने ये समझ लीजिए कि अपना बिजनेस अपने घर में कर रखा है, तो घर के लिए अपना किराया तो ले नहीं रहा। तो ऐसे खर्चे जो चीजें लगी हुई हैं लेकिन उसका वो खर्चे नहीं हो रहे हैं। अपने परिवार के सदस्य बिजनेस में हमारे लगे हुए हैं, तो परिवार के सदस्य वेतन नहीं ले रहे हैं, लेकिन बेचारों का टाइम लग रहा है, उनका समय उसमें लग रहा है, पूरा दिन लगा रहे हैं, तो लाभ तो मिल ही रहा है। लेकिन अगर इनके बदले वो किसी और आदमी को रखते तो उन्हें वेतन देना पड़ता। तो ऐसे खर्चे होते हैं जो एक्चुअल में हो नहीं रहे लेकिन निहित लागत कहलाई जाती है। उनको भी अगर हम माइनस कर दें तब नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस कर दो तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, और इम्प्लिसिट भी कॉस्ट माइनस कर दो तो नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर बी और सी दोनों हो गया। तो आंसर इसका डी सही माना जाएगा, बोथ बी और सी, दोनों बी और सी। अगला प्रश्न, नॉर्मल प्रॉफिट, जो सामान्य प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? तो सामान्य प्रॉफिट देखिए, इसमें आंसर देखेंगे डी है, उपरोक्त सभी हैं, ऊपर के सभी, तो ये तीनों आंसर इसके सही हैं, ए बी सी। तो डी आंसर मान लिया जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों सही हैं। ये नॉर्मल सामान्य प्रॉफिट क्या होता है? यह वह आवश्यक राशि है जो उद्यमी को किसी दिए गए उत्पादन क्षेत्र में बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, कि भाई इतना सामान्य प्रॉफिट तो वो कमाता रहे उद्यमी, जिससे उसका बिजनेस चलता रहे। दूसरा पॉइंट है इसका, ये न्यूनतम लाभ है जो उद्यमी को वर्तमान उत्पादक गतिविधियों में बने रहने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है, कि भाई उस गतिविधि को वो करता रहे, कि अगर नुकसान होगा तो भाई कब तक बिजनेस कर पाएगा, बंद कर देगा। तो इतना न्यूनतम उसे मिलता रहे कि वो अपनी उत्पादक जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो उसकी चलती रहे। और तीसरा है, ये व्यवसाय में उसकी संगठनात्मक गतिविधि के लिए उद्यमी का पारिश्रमिक है, यानी कि उसे रेमुनरेशन मिल रहा है, वो लगा हुआ है, पूरे दिन लगा हुआ है अपने बिजनेस में, तो उसे क्या मिल रहा है? वो लाभ जो मिलेगा वही उसका पारिश्रमिक है, वही उसका रेमुनरेशन माना जाएगा। तो तीनों ही बातें सही है, इसलिए इसका आंसर हो गया डी, ऊपर के सभी, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर सामान्य लाभ क्या होता है? यह सामान्य लाभ से कहीं अधिक है, कि आप अतिरिक्त मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, तो आपको जो ना सामान्य लाभ होता है उससे अधिक मिल रहा है आपको, तो यह सामान्य लाभ से कहीं अधिक मिल रहा है, तो इसे अतिरिक्त लाभ भी कहा जाता है। और इसे सभी लागतों पर बिक्री राजस्व के अधिशेष के रूप में मापा जाता है, अर्थात स्पष्ट और अंतर्निहित लागत दोनों ही इसमें माइनस करे जाएंगे। रेवेन्यू में से जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट है दोनों माइनस हो गए, तो एक तरह से वो सुपर प्रॉफिट आ गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये इसके आंसर भी ये तीनों ही माने जाएंगे। तो डी आंसर हो गया इसका, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 8, इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो मैंने आपको बताई थी, अंतर्निहित या निहित कॉस्ट जो लागत होती है, जैसे कि वो खुद लगा हुआ है बिजनेस में, एंटरप्रेन्योर, उसके परिवार के सदस्य लगे हुए हैं, उसकी जमीन जायदाद लगी हुई है, तो ये सब का भी खर्चा अगर देखा जाए तो काफी होता है। तो इसलिए अंतर्निहित कॉस्ट कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पे लिख रहा है, उद्यमी द्वारा नियोजित भूमि और पूंजी, ओन लैंड और कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द एंटरप्रेन्योर, अपनी जमीन पैसा लगा रखा उसने, अगर अपना पैसा बिजनेस में लगा दिया, अगर बाहर से लेता तो ब्याज देना पड़ता, लेकिन अब अपना पैसा लगा हुआ है तो ब्याज तो देना नहीं है, लेकिन अगर लेते बैंक से लोन तो ब्याज देना पड़ता, तो वो खर्चा तो है ही, तो फ्री में अपनी वो हमने कैपिटल अपनी पूंजी लगा रखी है। बी पॉइंट, संगठन में कार्यरत उद्यमी का स्वयं एवं परिवार के सदस्य है, वो भी फ्री में काम कर रहे हैं। और तीसरा, ये उद्यमी द्वारा स्वयं के संसाधनों को नियोजित करने का विचार है, यानी कि अपने रिसोर्सेज वो बिजनेस में लगा रहा है। तो ये तीनों ही बातें हैं जिस पर खर्चा नहीं हो रहा है लेकिन इनका सबका समय लग रहा है, तो इसलिए इसका डी आंसर हो गया, ऊपर के सभी। 9th, प्रॉफिट और क्या माना जाता है? देखिए, सैलरी टू द एंटरप्रेन्योर, उद्यमी को उसकी सेवाओं के लिए वेतन, तो वेतन तो हम नहीं देते हैं, तो ये नहीं माना जाएगा। उद्यमी को उसकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक, रेमुनरेशन ऑफ टू द एंटरप्रेन्योर, उसको वो रेमुनरेशन पारिश्रमिक मिल रहा है उद्यमी को, तो ये सही आंसर माना जाएगा, बी आंसर इसका हो गया, कि वो अपनी मेहनत कर रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है, तो उसके बदले जो उसे मिल रहा है वो प्रॉफिट कहलाया जाता है। लाभ हो सकता है, लाभ क्या माना जाता है? लाभ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव का मतलब नुकसान हो गया,
शून्य हो सकता है, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। तो इसलिए उपरोक्त सभी आंसर माने जाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव। 11वां प्रश्न, लाभ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इस पॉइंट में ABCD में कौन सा गलत है ये बताइए। पहला है इट इज, ये हमेशा सकारात्मक होता है, हमेशा। लेकिन हमेशा तो नहीं हो सकता, नकारात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो यही पॉइंट गलत है कि भाई हमेशा तो सकारात्मक नहीं हो सकता, नुकसान भी हो सकता है बिजनेस में, शून्य भी हो सकता है प्रॉफिट, यानी कि लागत और बिक्री दोनों बराबर आ रही हैं, तो फिर हमें ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। तो बी और सी तो सही बात है, लेकिन जो गलत है वो ए ही है, क्योंकि बी में लिख रहा है कि भाई जो बिजनेस जो लाभ होता है ये नव प्रवर्तन से होता है, इनोवेशन से होता है, अनिश्चितता का है, अनसर्टेनिटी है बिजनेस में, उसका प्रतिफल उसे मिल रहा है, क्योंकि भाई रिस्क रहता है, अनसर्टेन है, पता नहीं आगे बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, तो वो रिस्क बियर कर रहा है, तो इसलिए उसका पारिश्रमिक उसको मिल रहा है। तो ये तो बातें सही हैं, लेकिन ए गलत है, तो इसलिए आंसर इसका ए हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ए सही नहीं है। लाभ को यह भी कहा जा सकता है, प्रॉफिट को और क्या कह सकते हैं हम, ये रेसिडुअल इनकम मानी जाती है। बी आंसर इसका सही है, अवशिष्ट आय, यानी कि सब खर्चे देने के बाद जो बच रहा है, हमने किराया भी दे दिया, मजदूरी भी दे दी, ब्याज भी दे दिया, बाकी ऑफिस के खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे, सब खर्चे हमने दे दिए, तो जो बच गया वही प्रॉफिट माना जाता है। तो बी आंसर इसका सही हो गया। 13वां प्रश्न, प्रॉफिट इज द बेसिक ड्राइवर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो लाभ को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल प्रेरक कहा जाता है, तो इसका ए आंसर हो गया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसमें प्रॉफिट मेन मोटिव होता है, तो इसलिए लाभ जो है वो बेसिक पॉइंट है, उसका बेसिक ड्राइवर है, मूल प्रेरक है, मोटिवेशनल फोर्स है कि प्रॉफिट होगा तभी ये इकोनॉमी चल पाएगी, वरना बंद हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, लाभ जो होता है वो, इसमें भी देखिए ऑल ऑफ दी अबव, डी, तीनों सारे आंसर सही है, एबीसी भी सही है, इसका इसलिए आंसर हो जाएगा डी, कि प्रॉफिट जो है अल्पावधि की तुलना में दीर्घावधि में कम होते हैं। शुरू में तो आप हो सकता है बिजनेस में शुरू कर ज्यादा प्रॉफिट कमा लें, लेकिन समय के साथ साथ आपको केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा, तो इसलिए लॉन्ग रन में प्रॉफिट कम हो जाता है। बी नकारात्मक हो सकता है, भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सी एकाधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कम होते हैं। एकाधिकार यानी कि मोनोपोली, मोनोपोली क्या होती है कि एक ही बिक्री करने वाला आदमी है, बाकी कोई उसका कॉम्पिटिटर ही नहीं है, कोई प्रतियोगिता ही नहीं है उसकी, वो तो अगर 10 में बेचेगा तो 10 में बिकेगा, 20 रुपए का सामान बेचेगा तो 20 में बिकेगा, तो वो मोनोपोली होती है कि बेच और कोई बेचने वाला नहीं है उसके अलावा, तो वो तो जितने पैसे मांगेगा उतने मिल जाएंगे, तो उसे प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन पूर्ण प्रतिस्पर्धा जो होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, वो उसमें बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, तो वहां पर प्रॉफिट कम होता है। तो इसलिए तीनों बातें सही हैं, तो इसलिए डी आंसर हो गया उपरोक्त के सभी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर, लाभ किसका प्रतिफल है बताइए। यह है उद्यमी की सेवाएं, जो उद्यमी है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो मेहनत कर रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है, तो उसको उसको बदले में जो प्राइज मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, प्रतिफल मिल रहा है, उसको हम प्रॉफिट कहा करते हैं। तो बी आंसर इसका सही हो गया। क्वेश्चन 16, देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म्स वांट टू मैक्सिमाइज द डिफरेंस बिटवीन, हम डिफरेंस किसका देखते हैं, कितनी बिक्री करी और हमें कितना खर्चा हुआ, वो जितना गैप होगा, बिक्री ज्यादा होगी लाभ कम, लाभ ज्यादा होगा, लागत कम होगी तो भी हमें लाभ ज्यादा होगा, तो हमें गैप ज्यादा होना चाहिए, बिक्री जो कर रहे हैं वो ज्यादा करें और लाभ हमारा कम हो, तो गैप ज्यादा हो जाएगा, तो वो आंसर सही माना जाएगा। सी आंसर इसका सही है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, इसमें अंतर ज्यादा होना चाहिए, कुल राजस्व और कुल लागत में गैप ज्यादा होना चाहिए। वो अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 17, प्रॉफिट अराइज बिकॉज एन एंटरप्रेन्योर क्या करता है वो, देखिए प्लान बनाता है, क्योंकि अपना बिजनेस उसे करना है तो प्लानिंग करनी है, इनोवेट भी करता है, नव प्रवर्तन यानी नवाचार भी करता है, नई नई टेक्निक्स नई नई प्रोडक्ट्स लेकर आता है, तो ए और बी इसके आंसर सही हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो गया डी, बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों। मैक्सिमम प्रॉफिट अराइजेज इन अ, ज्यादा प्रॉफिट कौन सी इकोनॉमी में होता है, डायनेमिक इकोनॉमी में होता है, जो गतिशील अर्थव्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था रुकी हुई है, सही से काम नहीं कर रही है, कोई नई चीज नहीं हो रही है, तो वहां पे प्रॉफिट भी कम होगा।
लेकिन डायनेमिक इकोनॉमी है जिसमें हर चीज बदलती रहती है, नई नई चीजें होती रहती हैं, तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है। क्वेश्चन 19, प्रॉफिट की देखिए क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसमें भी देखिए सभी आंसर सही हैं, ऊपर के सभी सही हैं, तो ए बी सी डी चारों आंसर सही हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ई, ऑल ऑफ दी अबव। ये रेजिडुअल रिवार्ड है, अवशिष्ट पुरस्कार है कि जो बच जाता है सब खर्चे देने के बाद वही लाभ माना जाता है। ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होता है, पहले से कोई फिक्स नहीं होता है, निर्धारित नहीं है कि कितना हमें प्रॉफिट होगा। ये व्यवसाय का अंतिम परिणाम होता है, क्योंकि एंड रिजल्ट है ये, कि सबसे लास्ट में सब कुछ अब क्या बचा हमारे पास वही हमारा लाभ है। और ये फिक्स्ड इनकम नहीं होती है, निश्चित नहीं होता, अनसर्टेन होता है, अनिश्चित रहता है, और ये उतार चढ़ाव भी इसमें ज़्यादा रहता है। किसी वर्ष ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, किसी वर्ष कम होगा, या किसी महीने ज़्यादा लाभ हुआ, किसी महीने कम हुआ। तो इसलिए सभी पॉइंट्स इसके सही हैं, तो इसके आंसर हो गया उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो लाभ है, सी आंसर है इसका। प्रॉफिट जो है वो किराया, मजदूरी, ब्याज के भुगतान के बाद अवशेष माना जाता है, कि सब खर्चा करने के बाद जो बचा वो ही लाभ कहलाया जाता है। क्वेश्चन 21, लाभ का कौन सा सिद्धांत ये मानता है कि उन उद्योगों में लाभ अधिक होगा जहां उद्योग की कंपनियां अन्य कंपनियों को उद्योग में प्रवेश करने से रोकने में सक्षम है। यानी कि बहुत सारी इतनी बड़ी कंपनियां होती हैं कि वो छोटी छोटी कंपनियों को अपने बिजनेस के में नहीं आने देती हैं, उनको एस्टेब्लिश ही नहीं होने देती। तो ऐसी इंडस्ट्रीज में अगर एक बड़ी कंपनी है तो वो औरों को आने ही नहीं दे रही है, रोक रखा उनको, क्योंकि वो उसके खर्चे इतने कम होते हैं, तो वो कम बिक्री पर भी प्रॉफिट कमा लेती है। तो इस तरह की जो चीज़ होती है, तो दूसरी कंपनियां और नहीं आ पा रही हैं, तो फिर वो मोनोपोली कंडीशन हो जाती है कि जो एक दो कंपनी है वही मोनोपोली में कहलाई जाती है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया सी, मोनोपोली थ्योरी, एकाधिकार सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट सोशल फंक्शन इज सर्व्ड बाय प्रॉफिट्स इन अ फ्री एंटरप्राइज सिस्टम। जो मुक्त उद्यम प्रणाली है उसमें मुनाफे जो है, जो लाभ है, उसमें कौन सा सामाजिक कार्य पूरा होता है, लाभ से क्या फायदा होता है। तो इसका बी आंसर सही है, वे संसाधनों के पुनः आवंटन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। क्योंकि प्रॉफिट बटेगा तो फिर जो रिसोर्सेज हैं वो भी, रिसोर्सेज बढ़ेंगे जब प्रॉफिट होता है तो फिर वो उनको रिएलोकेशन कर सकते हैं, उनको आवंटन सही से हो सकता है। तो इसका आंसर हो गया बी। अब हम थ्योरीज देख लेते हैं, 8-9 थ्योरीज हैं ये। तो देखिए मैंने 8 थ्योरी यहाँ पे लिख रखी हैं, और ये किसने ये थ्योरी दी हैं उनके नाम भी, अर्थशास्त्री जो रहे हैं उनके नाम भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये मैच द फॉलोइंग रहेगा। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जो लगान थ्योरी है, लगान सिद्धांत है, वो फ्रांसिस एल वॉकर ने दिया है। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, वेतन सिद्धांत है, ये प्रोफेसर टॉगिस ने दिया है। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, ये एफ वी हॉले ने दिया है। अनसर्टेनिटी बेरिंग थ्योरी है, ये प्रोफेसर नाइट ने दी है। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी है, ये प्रोफेसर मार्शल ने दी है। डायनेमिक थ्योरी है, ये प्रोफेसर जे बी क्लार्क ने दी है। इनोवेशन थ्योरी है, ये प्रोफेसर शुम्पीटर ने दी है। और मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी है, ये प्रोफेसर मार्शल ने दी है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाते हैं कि ये थ्योरी किस किसने दी है। तो आपको हर एक थ्योरी का पता होना चाहिए कि ये सिद्धांत किसने दिया है। इससे रिलेटेड अब हम देखिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहली थ्योरी हमारी रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए हु प्रोपाउंड, अगर आपने पहले वाले पॉइंट याद होंगे तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि लाभ का किराया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, किसने ये थ्योरी दी। तो ये फ्रांसिस ए वॉकर ने दी है, एफ ए वॉकर ने ये थ्योरी दी है। बी आंसर इसका हो गया। और इन्होंने क्या दिया है, फ्रांसिस वॉकर ने क्या कहा है कि जिस प्रकार किराया सबसे कम और सबसे उपजाऊ भूमि के बीच का अंतर है, उसी प्रकार लाभ सबसे कम और सबसे कुशल उद्यमियों की कमाई के बीच का अंतर है। यानी कि जो कुशल उद्यमी हैं, जो मेहनती उद्यमी हैं, वो ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। जो कम उद्यम मतलब कम कुशल लोग हैं, जो कम मेहनत करते हैं, तो उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ये फ्रांसिस ए वॉकर ने दिया है। नेक्स्ट फिर उन्होंने और भी कहा है, ये भी बी आंसर फ्रांसिस ए वॉकर का ही है, कि प्रॉफिट जो है वो क्या है, लाभ सबसे कम और सबसे कुशल उद्यमियों की कमाई के बीच का अंतर है।
सबसे कम दक्षता वाला उद्यमी आमतौर पर केवल उत्पादन की लागत को कवर करने का प्रयास करता है। जो कम मेहनत कर रहा है, भी हमारी लागत निकलती रहे, भाई इतना ही बहुत है। लेकिन जो कुशल उद्यमी होगा, मेहनती होगा, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो वही जो एक्स्ट्रा कमा रहा है वही उसका लाभ है वो, तो उसे हम डिफरेंशियल एबिलिटी है उसकी वो, तो वो उसके बदले उसे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। और जो इन्होंने थ्योरी दी थी फ्रांसिस ए वॉकर ने, ये उनकी एक जर्नल में प्रकाशित हुआ था। तो ये जर्नल था क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का त्रैमासिक जर्नल। इसका सी आंसर हो गया। इस जर्नल में इनका एक पेपर छपा था, उसमें ये थ्योरी इन्होंने दी थी। और किस वर्ष दी थी ये भी दिया हुआ है। 1887 में इन्होंने ये पेपर छापा था अपने जर्नल में, तो वहां पर तब ये थ्योरी उसमें बताई थी। 1887 सी आंसर इसका हो गया। क्वेश्चन 29, फ्रांसिस ए वाकर ने देखिए और भी कहा है। उन्होंने कहा जैसे भूमि के विभिन्न ग्रेड होते हैं, ऐसी उद्यमी की विभिन्न क्षमताओं के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया है। यानी कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो, उनकी सुपीरियर एबिलिटी होती है। जैसे जमीन, हमने थ्योरी ऑफ रेंट है, पिछली वीडियो आप देखेंगे, थ्योरी ऑफ रेंट में भी ये कहा गया था कि जो अच्छी जमीन होती है, जो उपजाऊ जमीन होती है, उसका किराया ज़्यादा होता है। तो उसी तरह से जो उद्यमी अच्छे हैं, उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। तो ये भी फ्रांसिस ए वॉकर का ही कथन है। दूसरी थ्योरी हमारी आती है वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वेतन सिद्धांत। ये दिया है प्रोफेसर टॉगिस ने, तो डी आंसर इसका हो गया। और ये क्या कहते हैं, इनका कथन ये है कि लाभ को केवल मजदूरी का एक रूप माना जाना चाहिए। ये मानते हैं कि जो लाभ है, प्रॉफिट हो रहा है, जैसे बाकी मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें वेतन मिलता है, मजदूरी मिलती है, ऐसी जो एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, वो भी काम कर रहा है बिजनेस में, तो जो लाभ हो रहा है वो भी उसका एक तरह से वेतन है। तो ये कहा गया था, किसने, टॉगिस ने कहा था कि वही उद्यमी जो है उसकी विशेष योग्यता है, उसके कारण उसे लाभ प्राप्त हो रहा है, तो लाभ भी एक तरह से वेतन ही माना जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार मजदूर को उसकी सेवाओं के लिए मजदूरी मिलती है, उसी प्रकार उद्यमी को उसकी सेवाओं के लिए लाभ मिलता है। जस्ट एज लेबरर रिसीव वेजेस फॉर हिज सर्विसेज, सिमिलरली एंटरप्रेन्योर्स रिसीव प्रॉफिट फॉर हिज सर्विस। तो ये प्रोफेसर टॉगिस ने ही कहा था। फिर देखेंगे टॉगिस की जो ये लाभ का वेतन सिद्धांत था, इसको समर्थन दिया है डेवेनपोर्ट ने। डेवेनपोर्ट भी अर्थशास्त्री थे, तो उन्होंने भी इनकी बात से सहमति जताई थी। नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, लाभ का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। ये दिया था प्रोफेसर मार्शल ने। तो प्रोफेसर मार्शल ने ये सिद्धांत दिया था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। और इसको काफी लोगों ने सपोर्ट भी किया, उन्होंने भी इस बात को आगे बढ़ाया। एजवर्थ हैं, चैपमैन हैं, स्टिगलर हैं, स्टोनियर और हेग हैं, तो सभी हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऊपर के सभी, उपरोक्त सभी माने जाएंगे, क्योंकि ये सब इस थ्योरी के फेवर में थे। जितने भी अर्थशास्त्री हैं, ये जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं, तो इन्होंने भी मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी को आगे बढ़ाया, आगे एक्सप्लेन किया उसको। यहाँ पर ये कहा गया प्रॉफिट इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर। लाभ उद्यमी की सीमांत उत्पादकता के बराबर है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक तरीके से होती है कि जब कोई प्रोडक्शन करते हैं, तो एक्स्ट्रा कितनी हमें इनकम हो रही है, वो एक तरीके से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहलाई जाती है। तो ये प्रोफेसर मार्शल ने कहा था। सी आंसर हो गया इसका। अगली थ्योरी हमारी रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। रिस्क थ्योरी में क्या होता है, देखिए जोखिम होता है, कोई भी आप बिजनेस करेंगे उसमें जोखिम होता है, तो जितना ज्यादा आप जोखिम उठाएंगे उतना ही लाभ के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये थ्योरी प्रोफेसर हॉले ने दी है। ए आंसर हो गया इसका। होले की जो लाभ के जोखिम सिद्धांत का समर्थन किया था प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। मार्शल ने भी इनकी थ्योरी को सपोर्ट किया था। और ये जो थ्योरी बनाई गई है 1907 की थ्योरी है। 1907 में इन्होंने ये इस थ्योरी को दिया था। और ये एक जर्नल छपा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में जर्नल पूछा है कि क्या जर्नल या बुक रही होगी जिसमें इन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो ये है एंटरप्राइज एंड प्रोडक्टिव प्रोसेस की पुस्तक थी, उद्यम और उत्पादक प्रक्रिया। तो ये बुक में इन्होंने ये अपनी थ्योरी को समझाया था। और ये प्रोफेसर डीएम हॉलैंड है, डी आंसर है इसका। ये कहते हैं कि रिस्कियर द इंडस्ट्री और फर्म द हायर इज प्रॉफिट रेट। जितनी फर्म या इंडस्ट्री में रिस्क ज्यादा होगा, वहां पे
लाभ का दर, प्रॉफिट का रेट जो है वो ज्यादा होगा। आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप केवल नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन रिस्क बियर करेंगे, रिस्क झेलेंगे, जोखिम उठाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। अब जो रिस्क की बात हम देखिए यहाँ पे करते हैं, व्यवसाय में जोखिम जो होते हैं वो कई कारणों से आ जाते हैं। रिस्क क्यों आ जाता है कि भाई महत्वपूर्ण कच्चे माल, अब हम सामान बना रहे हैं, कच्चा माल नहीं मिल रहा तो फिर रिस्क हो गया। कॉम्पिटिटर्स नए नए मिल गए, नए नए उत्पादन प्रतियोगिता बहुत है, जो दूसरे उत्पादकता हैं, जो और उद्यमी हैं, उन्होंने नए नए प्रोडक्ट लिया है तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहा है। ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बेकार हो गई। आप तो जानते ही हैं नई नई टेक्नोलॉजी हर साल आ जाती है, तो पुरानी टेक्नोलॉजी बेकार हो जाती है तो आपका प्रोडक्ट बेकार हो गया। फॉल इन द मार्केट प्राइस, बाजार में कीमत गिर गई, जो आपके प्रोडक्ट है उसको कोई खरीद नहीं रहा, कीमत गिर गई है। नेचुरल मैन मेड डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया तो उससे भी काफी नुकसान हो सकता है, तो सब रिस्क होते हैं। तो इसका आंसर ऊपर के सभी माने जाएंगे, एफ आंसर माना जाएगा। ये किसने कहा, देखिए प्रोफेसर हॉले ने ही कहा है, जोखिम लेने का प्रतिफल लाभ है, कि आप ज्यादा जोखिम उठाएंगे तो लाभ आपको ज्यादा होगा। तो ये किसने कहा, प्रोफेसर हॉले ने। क्वेश्चन 44, ये कौन सी थ्योरी है जो कहती है कि प्रॉफिट विल बी हायर इन इंडस्ट्रीज कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इन देयर रेवेन्यूज और देयर कॉस्ट। यानी कि कौन सा सिद्धांत है जो ये मानता है कि जिन उद्योगों में उनके राजस्व या उनकी लागत में उच्च स्तर की परिवर्तनशीलता होती है वहां लाभ अधिक होता है। जब वेरिएशन ज्यादा होता है, कभी सेल ज्यादा हो गई, कभी कॉस्ट कम हो गई, तो वेरिएशन ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो वहां पे लाभ के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये थ्योरी वही है, जोखिम वहन सिद्धांत है, रिस्क बियरिंग थ्योरी, क्योंकि जहां पर फ्लक्चुएशन ज्यादा, उतार चढ़ाव ज्यादा होंगे तो इसका मतलब रिस्क वहां पर ज्यादा है। अगली थ्योरी हमारी अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, अनिश्चितता, अनिश्चित माहौल रहता है हमारा, तो लाभ का ये जो सिद्धांत है ये दिया है प्रोफेसर फ्रैंक एच नाइट ने। तो ये सी आंसर इसका हो गया। जो अनसर्टेनिटी थ्योरी है ये अनिश्चितता वहन सिद्धांत, ये प्रोफेसर फ्रैंक एच नाइट ने दिया है। और ये उन्होंने कहा था कि अनिश्चितता झेलने का लाभ पर लाभ मिलता है, जोखिम लेने पर नहीं। वो कहते हैं कि रिस्क से नहीं हो रहा, अगर आप अनसर्टेन रहेंगे, पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको लाभ भी ज्यादा होगा। क्वेश्चन 47, इन्होंने क्या करा है, फ्रैंक एच नाइट ने जो जोखिम है उसको दो हिस्सों में विभाजित किया है, इंश्योरेबल रिस्क और नॉन इंश्योरेबल रिस्क। दो तरह के रिस्क इन्होंने माने हैं। इंश्योरेबल होता है जो पता है हमें कि ये रिस्क होते ही हैं, जिनका हम बीमा करा सकते हैं, तो वो इंश्योरेबल हो गया है। कुछ अज्ञात रिस्क होते हैं जिनका बीमा नहीं कराया जा सकता। तो ये दोनों बात उन्होंने कही थी, ए और बी, इसलिए इसका आंसर हो गया सी, उपरोक्त दोनों। अब ये दोनों कौन कौन से रिस्क होते हैं ये हम आगे देखेंगे। देखिए इंश्योरेबल रिस्क कौन से होते हैं, जिनका पहले से हमें पता है, ऐसे रिस्क जो रिस्क डेट कैन बी प्रिडिक्टेड एंड इंश्योर्ड अगेंस्ट, जिनके खिलाफ हम इंश्योरेंस करा सकते हैं। या बी आंसर है रिस्क डेट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, जिनके बारे में हमें पता नहीं चल सकता और जिनका इंश्योरेंस नहीं हो सकता। तो इंश्योरेबल रिस्क ए आंसर माना जाएगा, जिस ऐसे रिस्क जिनके बारे में हमें पता लग सकता है, हम आइडिया लगा सकते हैं और जिनका इंश्योरेंस हो सकता है, वो इंश्योरेबल रिस्क कहलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नॉन इंश्योरेबल मतलब अज्ञात या अबीमा योग्य जोखिम, जिनका बीमा नहीं कराया जा सकता। ऐसे रिस्क होता है जो हम पहले से नहीं पता लगा सकते, तो बी आंसर हो गया रिस्क डेट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, जो पहले से हम आइडिया नहीं लगा सकते जिनका, वो होते हैं नॉन इंश्योरेबल रिस्क, अज्ञात जोखिम कहलाए जाते हैं। अब देखिए इंश्योरेबल रिस्क कौन से होते हैं, ज्ञात, जिन्हें पहले से पता है, आग लग सकती है हमें पता है, किसी की मृत्यु हो सकती है, चोरी हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, तोड़ फोड़ हो सकती है। तो ये सब है कि हमें पता है कि ऐसा हो सकता है, तो ये सब ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी ये, इनका हम बीमा करा सकते हैं। आग लगने का बीमा, सामान जल जाए, चोरी हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो इनका बीमा हो जाता है। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा ऐसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन नॉन इंश्योरेबल रिस्क देखें आप 51 पॉइंट क्वेश्चन में, ऐसे रिस्क हैं जिनके बारे में हम पहले से आइडिया नहीं लगा सकते, जिनका बीमा नहीं हो सकता। जैसे प्रतिस्पर्धा का जोखिम, कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया आपके यहाँ, नया कोई बिजनेस खोल के आदमी आ गया, आपकी आपकी एक दुकान है, सामने भी एक दुकान खोलने आ गया, तो उसको आप मना नहीं कर सकते, तो फिर लेकिन आपके बिजनेस पर उससे फर्क पड़ जाएगा, प्रॉफिट आपका कम हो सकता है।
टेक्निकल रिस्क हो सकता है, नई नई टेक्निक आ जाती हैं। व्यापक चक्र की जोखिम हो जाता है, वाइड सर्किल रिस्क हो जाता है। सरकारी नीतियों में परिवर्तन हो जाए तो हमें तो एकदम पता नहीं कि सरकार क्या नीति लेकर आ जाए। रिस्क ऑफ चेंज इन कंज्यूमर, कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस बदल जाता है, लोगों की आदत बदल जाती हैं, तो फिर वो पुरानी चीजों को नहीं खरीदते, तो उस कंपनी का तो जोखिम बढ़ गया। तो ये उपरोक्त सभी हैं इसमें आंसर, तो एफ इसका आंसर हो गया। विच टाइप ऑफ रिस्क क्रिएट्स अनसर्टेनिटी, कौन से में होगी, अनिश्चितता जो होगी वो कौन से रिस्क में होगी। भाई इंश्योरेबल तो हमें पता ही है, भी ज्ञात है, लेकिन अनसर्टेनिटी कब होगी, अनिश्चितता कब होगी, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं हो, जो अज्ञात जोखिम है वो उससे अनिश्चितता पैदा हो जाती है। तो बी आंसर इसका हो गया। क्वेश्चन 53, प्रोफेसर फ्रैंक एच नाइट के लाभ के सिद्धांत का तात्पर्य है कि क्या कहते हैं वो, कि जो लाभ है अनिश्चितता सहने का प्रतिफल है। भाई जितना अनिश्चितता रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी, उतना लाभ के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। और गैर बीमा योग्य जोखिमों को अनिश्चितता कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया अभी। ये जोखिम व्यवसाय के वास्तविक खतरे हैं। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, इसलिए आंसर हो गया इसका सी, ऊपर के दोनों। नेक्स्ट है सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। सोशलिस्ट थ्योरी जो है ये दी है कार्ल मार्क्स ने, डी आंसर इसका हो गया। और ये क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स ने अपना लाभ का समाजवादी सिद्धांत किस जर्नल या पुस्तक में दिया था। इन्होंने दास कैपिटल जो पुस्तक बनाई थी, लिखी थी पुस्तक दास कैपिटल, उसमें इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में लिखा था, समाजवादी सिद्धांत। और ये क्या कहते हैं, वस्तु का मूल्य उसमें लगाए गए श्रम द्वारा निर्धारित होना चाहिए, यानी कि उसमें जो श्रम लग रहा है उससे ही निर्धारित होना चाहिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु के मूल्य का बहुत बड़ा भाग श्रमिक को मजदूरी के रूप में दिया जाता है, क्योंकि जब कॉस्ट होती है तो उसमें लेबर की मजदूरी तो होती है। शेष भाग पूंजीपति हड़प लेता है। इनके विचार से यह शेष भाग ही लाभ है, जो उनकी दृष्टि में कानूनी डाका माना जाता है। तो यह कथन दिया था कार्ल मार्क्स ने, क्योंकि जब कॉस्ट होती है उसमें मजदूरी है, लेकिन जो बाकी बच रहा है वो एंटरप्रेन्योर का हिस्सा हो गया। तो एंटरप्रेन्योर ज्यादा हड़प रहा है, इसलिए इसको उन्होंने लीगलाइज्ड रॉबरी, लीगलाइज्ड डकैती कहा था। अगली थ्योरी हमारी डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, गतिशीलता। ये दिया है सिद्धांत जेबी क्लार्क ने। क्वेश्चन आंसर इसका हो गया सी। जेबी क्लार्क ने ये जो थ्योरी दी थी, ये दी थी वर्ष 1900 में, तो इसका ए आंसर हो गया 1900 वर्ष में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। और जेबी क्लार्क क्या कहते हैं, द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है जहां पे हर चीज बदलती रहती है, नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं। तो वो क्या कहते हैं कि इज टू टेक एडवांटेज ऑफ चेंजेस दैट हेल्प इन प्रोमोटिंग बिजनेस, एक्सपेंडिंग सेल्स एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। वो कहते हैं कि नई नई चीजें आती रहती हैं, तो उससे एंटरप्रेन्योर को फायदा उठाना चाहिए। नई नई चीजें हो रही हैं तो उससे हम अपना बिजनेस को कैसे प्रमोट करें, अपनी सेल बिक्री कैसे बढ़ाएं, अपनी लागत को कैसे कम करें। और जो एंटरप्रेन्योर इनको सही से कर लेता है, जो चेंजिंग कंडीशंस हैं, जो बदल रही है सिचुएशन, उसको सही से हैंडल कर लेता है, वही सही मायने में प्रॉफिट कमाता है। तो ये जेबी क्लार्क ने कही थी, तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 60, ये भी जेबी क्लार्क ने कहा कि प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ चेंजेस एंड इट अराइजेज इन अ डायनेमिक इकोनॉमी एंड नॉट इन अ स्टैटिक इकोनॉमी। जो स्थिर अर्थव्यवस्था है, जहां पे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, वहां पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट वहीं होगा जहां पर अर्थव्यवस्था गतिशील रहेगी, नई नई चीजें वहां पर होती रहेंगी। तो ये भी जेबी क्लार्क ने ही कहा था। गतिशीलता कब होती है, देखिए डायनेमिक इकोनॉमी कब मानी जाती है, जहां पर पॉपुलेशन में, जनसंख्या में वृद्धि हो रही हो या कम हो रही, परिवर्तन हो रहा हो, पूंजी की मात्रा में परिवर्तन हो, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा हो, उपभोक्ताओं की जो ग्राहक है उनकी रुचि, आवश्यकता, फैशन में परिवर्तन हो रहा हो, प्रोडक्शन प्रोसेस, उत्पादन विधियों में बदलाव हो रहा हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस नए नए तरीके के स्वरूप में आ रहे हों, नई टेक्निक आ रही हो, तकनीकी उन्नति हो रही हो। तो ये सभी चीजें हैं जो गतिशीलता दिलाते हैं सोसाइटी में। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट थ्योरी हमारी इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इनोवेशन मीन्स नई नई नवाचार हम कर रहे हैं, नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं। तो ये लिखा है कि लाभ का ये कौन सा सिद्धांत है
कि जिसमें नए उत्पाद और तकनीक को पेश करके में के पुरस्कार के रूप में देखा जाता है। लाभ क्या माना जाता है कि नई ये पुरस्कार है नई तकनीक लाने का, नए उत्पाद लाने का। तो नई चीजें कब आएंगी? जब इनोवेशन होगा, तो ये नव प्रवर्तन सिद्धांत कहलाया जाता है। डी आंसर इसका हो गया। क्वेश्चन 63, ये लाभ सिद्धांत का जो ये नव प्रवर्तन सिद्धांत है, ये दिया था जोसेफ ए शुम्पीटर ने। जोसेफ ए शुम्पीटर ने ये सिद्धांत दिया था। और इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने जो इनोवेशन है वो कितने स्टेजेस में बनाया है। देखिए डी आंसर इसका सही है, यानी एबीसी तीनों सही हैं कि नए यंत्र एवं विधि की योजना बनाना, नए हम टेक्निक लेकर आएंगे, मशीन्स नई लाएंगे, नई योजनाएं बनाएंगे। फिर उसके लिए हम बी पॉइंट है कि रिसोर्सेज भी इकट्ठा करेंगे, वित्तीय साधन भी चाहिए, वित्तीय या गैर वित्तीय साधन भी हमें चाहिए। और फिर हमें जोखिम भी उठाना है, टेकिंग रिस्क एंड यूजिंग न्यू मशीन्स एंड मेथड्स। नई नई यंत्र विधि भी हमें लगानी है, क्योंकि कोई चीज हम नया लगाते हैं तो रिस्क हो जाता है, थोड़ा जोखिम तो उठाना पड़ता है। तो इसलिए तीनों आंसर इसके सही हैं, तो आंसर हो गया डी, उपरोक्त सभी। कौन सा कथन इसमें सही है? क्वेश्चन नंबर 65, इसमें भी देखिए सारे कथन सही हैं, तो डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कि यहाँ पे कहा गया है कि जो इनोवेशन होता है, पहले पॉइंट में दिया गया है, वो अस्थायी प्रकृति का होता है। देखिए कोई नई चीज आती है तो शुरू में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, आप खुद नई चीज लेकर आए, लेकिन जब वो धीरे धीरे सब लोगों को पता चल जाती है तो फिर और लोग भी उसमें काम करने लगते हैं, तो फिर प्रतियोगिता बढ़ जाती है, तो फिर प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि यहाँ पे जो लाभ है वो अस्थायी होता है, टेम्पररी होता है, क्योंकि बाद में इसका ज्ञान सबको हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा आजकल ई स्कूटर, ई व्हीकल आ रहे हैं, ई बाइक आ रही हैं, तो शुरू में जो शहर में एक आदमी लाया होगा उसकी ज्यादा बिकी होंगी शुरू में, तो उसको प्रॉफिट उस समय ज्यादा हुआ होगा। लेकिन ये जो नया इनोवेशन आया सबको पता चल गया, फिर पूरे देश में बिकने लगी, फिर प्रतियोगिता ज्यादा हो गई, कंपटीशन ज्यादा होने लग गया, तो फिर क्या हो गया कि फिर प्रॉफिट आप बहुत सुपर प्रॉफिट नहीं कमा सकते, केवल आप एक नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाएंगे, क्योंकि प्रतियोगिता उसमें ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए लाभ जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर एक तरह से ना के बराबर ही लाभ रह जाता है। और फिर आपको फिर क्या लाभ कमाने के लिए और आगे क्या करना है, फिर आपको फिर और कोई नई नई टेक्निक लेकर आनी है, कोई नई मशीन, कोई नया प्रोसेस लेकर आना है, फिर कोई नया इनोवेशन आपको करना है, जिससे कि फिर आपको उसमें जब फिर और प्रॉफिट हो। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा चलता रहता है। तो ये एबीसी तीनों सही है, तो आंसर हो गया इसका उपरोक्त सभी। 66, नए वैज्ञानिक आविष्कारों एवं खोजों का व्यावसायिक अनुप्रयोग कहलाता है इनोवेशन। नवाचार क्या होता है कि नई नई जो आविष्कार होते हैं उनको हम बिजनेस में कैसे लगाएं। नया आविष्कार हुआ, बल्ब बना, एक आविष्कार था, लेकिन उसको हमने फैक्ट्री में बल्ब बनाने लग गए, वो इनोवेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसायिक गतिविधियों में नवाचार में शामिल है। नवाचार में क्या शामिल होता है? उत्पाद, नया उत्पाद आना चाहिए, नया मार्केट भी होना चाहिए, तो उत्पाद नवीनता होना चाहिए, बाजार नव प्रवर्तन होना चाहिए, दोनों ही सही माने जाएंगे। उत्पाद नवाचार में देखिए क्या बातें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में, उत्पाद की लागत को प्रभावित करें, हम लागत को कम कर सकें, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ा सकें, अच्छा कर सकें, तो ये दोनों ही बातें हैं। प्रोडक्ट का जो उत्पाद का इनोवेशन है उसमें क्या कर सकते हैं कि उत्पादन जो कर रहे हैं उसकी लागत हम कर सकें, कम कर सकें, और जो उत्पादन कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है उसकी क्वालिटी और अच्छी हो सके, वही इनोवेशन कहलाया जाएगा। तो इसकी दोनों बातें सही हैं, इसलिए आंसर इसका हो गया सी, ऊपर के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट में इनोवेशन हम क्या कर सकते हैं? नए बाजार की खोज कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स मार्केट में पेश कर सकते हैं, अपने उत्पादों में सुधार कर सकते हैं जिससे ज्यादा ग्राहक बनेंगे, नए नए एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन कर सकते हैं, बिक्री के लिए प्रचार कर सकते हैं नए नए। तो ये सभी बातें हैं जिससे कि हम अपने ग्राहकों को बढ़ा सकें। तो ये ऊपर के सभी यानी कि उपरोक्त सभी आंसर सही हैं, एफ आंसर इसका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, लाभ के नवाचार सिद्धांत के अनुसार नवाचार द्वारा अर्जित लाभ जो है वो सभी माने जाएंगे। टेम्पररी है, अस्थाई है, अनसर्टेन है, पता नहीं ढुलमुल है, एक तरीके से अनसर्टेन है कि कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल है, अप्रत्याशित है, पता नहीं कि कम होगा कि ज्यादा होगा, तो उपरोक्त सभी माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71, शुम्पीटर के अनुसार कौन सा नवाचार नहीं है, यानी कि जो नवाचार नहीं माना जाएगा। तो देखिए नई वैरायटी ऑफ प्रोड्यूस है, वो नया माना जाएगा, नया उपज लेकर आए आप। नई मशीन है, नई मशीन का परिचय दे रहे हैं, तो वो भी इनोवेशन है। न्यू प्रोसेस, नए उत्पादन हम
की विधि अपना रहे हैं, वो भी नवाचार है। लेकिन जो चौथा जो है, ए है, न्यू हाई क्वालिफाइड इंजीनियर, एक नया उच्च योग्य इंजीनियर आया है, तो वो नवाचार नहीं कहलाया जा सकता। तो डी आंसर इसका हो गया, ये नवाचार नहीं है। लास्ट थ्योरी हमारी डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इसे मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्रॉफिट भी कहा करते हैं। ये थ्योरी कहती है, ये बताइए कौन सा सिद्धांत उद्यमी को स्वयं एक व्यवसायिक उद्यम और लाभ को उसकी शुद्ध आय के रूप में परिभाषित करता है। इस सिद्धांत में लाभ को एक उद्यमी का पुरस्कार माना गया है। ये उद्यमी की मांग और आपूर्ति से नियंत्रित है। ये डिमांड और सप्लाई है कि उद्यमी की डिमांड कब बढ़ रही है, उसकी सप्लाई कब बढ़ रही है। तो ये सिद्धांत जो दिया है, ये हो गया डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। अब उद्यमी की आपूर्ति कैसे किन चीजों पर निर्भर करती है। उद्यमी आप कब बनेंगे, हम अपना बिजनेस कब शुरू कर सकते हैं, जब हमारे पास पूंजी की उपलब्धता होगी, कैपिटल होनी चाहिए, मैनेजरियल टेक्निकल लोग होने चाहिए हमारे साथ। टेक्निकल लोग नहीं होंगे तो हम कैसे काम करेंगे। नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमों की संख्या पर डिपेंड करेगा कि कितने उद्यमी बढ़ रहे हैं। कंडीशन, सोसाइटी, समाज की स्थिति कैसी है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखा जाता है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव हो गया कि इससे सप्लाई पर डिपेंड पड़ेगा, आपूर्ति कितनी, उद्यमी कितने हो सकते हैं, इन चीजों पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन 74, इफ ट्रेंड मैनेजरियल, यानी कि जो मैनेजर अच्छे होंगे, अच्छे टेक्निक लोग होंगे, बाजार में उपलब्ध होंगे, तो उद्यमी भी उनको अपने यहाँ नौकरी दे सकता है, और इससे क्या होगा, प्रॉफिट जो होगा वो बढ़ेगा, यानी कि उद्यमी भी आगे आएंगे, बढ़ोतरी होगी, उद्यमी भी बहुत सारे आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें काम करने वाले लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे कुशल कारीगर मिलेंगे, तो फिर उद्यमी भी बढ़ने लगेंगे, तो इंक्रीज हो जाएगा। आंसर हो गया बढ़ोतरी। और ये हमारा आखिरी प्रश्न है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जनसंख्या के बारे में इन्होंने कहा कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो इससे भी उद्यमिता प्रभावित होती है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बाजार का आकार भी बढ़ेगा, ग्राहक भी ज्यादा बढ़ेंगे, तो उनके उत्पादन, जो उत्पाद है उनका, जो प्रोडक्ट है उसकी मांग भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो इसलिए ज्यादा उद्यमी आएंगे कि भाई यहाँ पर इस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, तो हम इसको हम भी बेचेंगे और हम भी बनाएंगे। तो ये, तो उद्यमी यहाँ पर भी सप्लाई उनकी बढ़ जाएगी, उद्यमी ज्यादा हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये सब हमने क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे हैं थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट से। 8-9 थ्योरीज हमने यहाँ पर देखी, जिससे अब आप इसको बार बार वीडियो को आप देखिए। फिर भी कोई समस्या हो, कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।